प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ रहे थे ह्यूमस कहते हैं मृदा में गले सड़े जैव पदार्थों को। आप शायद जानते ही होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रियाओं से शैल चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। ठीक है। हाँ, तो बेटा हम कह रहे थे कि आप जानते ही होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। ठीक है। यह अपक्षय कहलाता है जिस किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिससे यह बनी हुई है, और यह उन वनस्पतियों की किस्म पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। ठीक है ना। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्व काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, गठन, गहराई और रंग। तो मृदा की किस्म जो है बेटा वो डिपेंड करती है कि किस प्रकार की शैल चट्टानों से बनी है और किस प्रकार की वनस्पतियाँ इसमें उगती हैं। तो मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्व काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। जब हम कभी कुआं वगैरह खोदते हैं ना, आपने देखा हो कभी खेतों में, उसके दौरान हम मृदा परिच्छेदिका आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। ये देखो, सबसे टॉप फ्लोर पे जो होता है, टॉप जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ए संस्तर स्थिति। ठीक है ना। उसमें पौधे वगैरह उगते हैं, उनकी जड़ें वगैरह देखने को मिलती हैं। बी जो संस्तर स्थिति है उसमें थोड़े से बारीक कण होते हैं। अगली जो है थोड़े से मोटे पत्थर या बजरी के कण आ सकते हैं, और नीचे वाली जो है ना बहुत कठोर चट्टान यहाँ देखने को मिलती है। सबसे जो नीचे वाली है वो आधार शैल होगी, यानी कि कठोर पत्थरों से बनी होगी। तो ये मृदा प्रोफाइल, जो सॉइल प्रोफाइल है, मृदा परिच्छेदिका का चित्र बेटा आपने अपने फ्रंट पेज में बनाना है। हम सामान्यतः मृदा की ऊपरी, सबसे ऊपरी परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व में खड़े होकर देखें तो भीतर की परतें भी दिखाई देंगी। ऐसी स्थिति में हम उन स्थान की मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव की खुदाई करते समय देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारे पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होती है। हम ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है, उपजाऊ बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, नरम, सरंध्र, वायुयुक्त और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं, भृंग होते हैं ना जो बेटा कीड़े मकोड़े होते हैं, इस अनेक जीवों को आवास प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होता है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक घनी होती है और बी संस्तर स्थिति और मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत होती है सी संस्तर स्थिति, जो दरारों और विदरों युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। ठीक है ना। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और फावड़े से भी खोदना कठिन होता है इसे। ठीक है बेटा। मृदा के ऊपर जो है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी। चट्टानों के ऊपर थोड़े से छोटे टुकड़े, उसके ऊपर थोड़े से और बारीक टुकड़े, उसके बाद और बारीक टुकड़े जो हैं, इस प्रकार से परतें बनती है। मृदा के प्रकार, जैसा कि आप जानते हैं, शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। ठीक है। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित हैं। शैलों के टूटने फूटने छोटे कण बनते हैं, उसमें बालू हो सकती है, चिकनी मिट्टी भी हो सकती है, बारीक भी, मोटी भी। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात ना उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिसके कण बने हैं। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे कि बैक्टीरिया है, पादप मूल है, केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मिट्टी कहलाती है। कौन सी? बालू या बलुई। यदि बारीक कणों का अनुपात ज़्यादा है तो मृणमय, चिकनी या मृत्तिका कहलाती है। मृणमय मृदा, मृत्तिका या फिर चिकनी मिट्टी कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो इस मिट्टी को दुमटी मिट्टी कहते हैं। दोमट भी बोल देते हैं इसको। इस प्रकार मृदा का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: बलुई, दुमटी और मृणमय मृदा। ठीक है बेटा।
मृदा में कणों का आमाप उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, आसानी से जुड़े नहीं रहते, अतः इनके बीच काफ़ी ज़्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होते हैं, यानी कि अच्छी खासी वायु उसके अंदर होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से मृदा की जल की निकासी आसानी से होती है, इसीलिए वह बहुत जल्दी पानी को छोड़ती है। इसलिए बालुई मिट्टी जो होती है हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। चिकनी मिट्टी के कण बहुत बहुत छोटे होते हैं और एक दूसरे जुड़े रहते हैं, उनके बीच में खाली जगह बहुत कम होती है, तो वायु बहुत ज़्यादा अच्छी उसके अंदर नहीं होती है। तो बलुई मिट्टी के विपरीत इसके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है और मिट्टी में वायु कम होती है। यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा जल ज़्यादा रहता है, तो यह भारी, ठीक है बेटा, इसमें वायु कम होती है और यह आर्द्र भी होती है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो कौन सी है? दोमट मिट्टी है। दोमट्टी जो मिट्टी है बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य पदार्थ के मृदा कणों के मिश्रण होती है। गाद या नदी के तल में जो नीचे बच जाता है ना बेटा, वो गाद क्या होता है? नदी तल में जो नीचे बच जाते हैं बेटा, छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, उनके निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का आकार बालू और चिकनी मिट्टी के आमाप के बीच का होता है, ना तो बहुत बारीक होता ना बहुत बड़ा होता। दुमटी मिट्टी में ह्यूमस भी होता है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता भी होती है, वायु भी ठीक ठाक होती है बेटा। इस प्रकार से दुमटी मिट्टी है वो बेहतरीन है, ठीक है ना, कृषि के लिए। तो चित्र 9.3 में आपने क्या करना है, इसमें क्रियाकलाप 9.3 में मृणमय मृदा, दुमटी और बलुई मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने हैं। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मिट्टी लीजिए, इसमें कंकड़, पत्थर और घास के तिनकों आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद बूंद करके पानी डालिए और गूंथ लीजिए। केवल इतना पानी डालें कि मिट्टी का गोला बनाया जा सके, ठीक है बेटा। देखिए दिख रहा है ये, तो आप लोगों ने देखना है कि, लेकिन ध्यान रखिए चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा में गोला बनाने का प्रयास करें। किसी समतल सतह पर इसे गोले को लिटाकर बेलन का रूप दें। इस बेलन छल्ला बनाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, मटका बनाने की कोशिश करें, और भी आकृति बना सकते हैं आप। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी मिट्टी का खिलौना, बर्तन या मूर्ति आसानी से बन पाती है? तो आप देख पाएंगे कि जो चिकनी मिट्टी है ना बेटा, उसका जो है वह आसानी से किसी भी सांचे में ढल सकती है, ठीक है। इसमें आप देखते हैं कि सुराही, मटका आदि बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया जाता है। कौन सी मिट्टी का? मृत्तिका का। तो बेटा आगे की जो लेसन हम बाद में पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।